हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। बीपीएससी टारगेट बैच रिवीजन सीरीज में हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास पर आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले आज डिस्कशन हम किन किन बिंदुओं पर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे दक्षिण भारत का इतिहास, समान परिचय इसका देखेंगे, संगम युग, दक्षिण भारत का इतिहास, संगम साहित्य पर चर्चा करेंगे, प्रथम द्वितीय और तृतीय संगम पर हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश जिसमें हम लोग पल्लव, चालुक्य, चोल राजवंश, पांड्य राजवंश और चेर राजवंश, इनके सभी पक्षों को देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आएंगे चोलकालीन प्रशासन, क्योंकि दक्षिण भारत के इतिहास में हम जब प्रशासन की बात करते हैं तो चोलकालीन शासन प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो परीक्षा उपयोगी है। यह सीरीज़ वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आना है, इसी संदर्भ के चीज़ों को लेकर चल रहा है, तो आप उसी चीज़ को पढ़िए। चलिए, चोल शासकों की प्रशासनिक इकाई क्या थी, कैसे वो शासन व्यवस्था चलाते थे, इस पर हम चर्चा करेंगे। चोलकालीन राजस्व प्रणाली क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। चोल काल में प्रमुख कर कौन कौन से थे, वो कर के प्रकार क्या थे, हम चर्चा करेंगे। समाज की स्थिति कैसी थी उस समकालीन दौर में, महिलाओं की स्थिति कैसी थी उस समकालीन दौर में। तो दक्षिण भारत के संपूर्ण इतिहास को हम आज के वीडियो सेशन में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति आइस को सपोर्ट कीजिएगा। युक्ति आइस एक नए रूप में आप लोगों के सामने आया है, तो इसे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। इस बार कोड को स्कैन करके गूगल आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिंक दिए रहते हैं, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप। हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktiais.in, या टेलीग्राम चैनल पर हमें सर्च कर सकते हैं, हमें देख सकते हैं। और अगर कोई भी क्यूरी हो तो दिए गए नंबर से बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे चीज़ों को। दक्षिण भारत के समान इतिहास की जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे महापाषाणिक या मेगालिथिक जो काल के जो दक्षिण भारत का इतिहास है वो क्या है, उस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत के उच्च भागों में जो लोग बसते थे ना, या उच्च क्षेत्रों में जो लोग बसते थे उसे महापाषाण निर्माता या मेगालिथिक बिल्डर कहते थे। उनका पता उनकी कब्रों के आधार पर चलता था, जो महापाषाण कहलाती थी। तो मैंने शुरुआती दौर में महापाषाणिक काल में भी इस खंड की चर्चा की थी। मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में ही परिचय के काल में आप लोगों को बताया था कि भारतीय क्षेत्र में कैसे लोगों का पदार्पण हुआ, कहाँ पर कौन से अभिलेख प्राप्त हुए। पूरा महापाषाणिक काल में हमने चर्चा किया था, सारे साक्ष्य की बात की थी। तो इसी संदर्भ में समझिएगा, महापाषाणिक काल से दक्षिण भारत के इतिहास को देखते हैं। जहाँ पर हम बात करते हैं महाकब्रों को महापाषाण इसलिए कहा जाता था कि बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े से घेर दिया जाता था कब्रों को। तो बड़े बड़े टुकड़ों से घेर दिया जाता था, इसलिए इसे महापाषाणिक काल खंड हम कहते हैं कब्रों के अनुसार। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में, इन कब्रों को दफनाए गए लोगों न केवल अस्थि पंजर ही बल्कि मृद भांड, लोहे के वस्तुएं भी मिलती, जिसमें काला लाल मृद भांड अधिक प्रचलित हुआ करता था। जिसमें देख रहे हैं काला लाल मृद भांड आपको मिलेगा, ऊपरी सतह लाल काला है और निचली सतह आपको लाल है, या पूरे लाल और काले के तरह के मृद भांड मिलते थे, बर्तन मिलते थे। तो इस तरीके से दक्षिण भारत का पाषाणिक काल स्टार्ट होता है। उसके बाद संगम युग के कालखंड में दक्षिण भारत का इतिहास को अगर हम देखते तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, दक्कन का जो पठार है के दक्षिण में वेंकटम पहाड़ियाँ, जिसमें कन्याकुमारी के बीच की भूमि को तमिल हम कहते थे रूप में जाना जाता था, जहाँ पर आपको जो तमिल हम क्षेत्र है वो आपको देखिए, जब कांडनम का क्षेत्र आपको देख रहे हैं यहाँ से, जो दक्षिण भारत का इतिहास है, इसी पूरे क्षेत्र को कहा जाता था, जो इस रूप से विख्यात था, जो हम आगे चर्चा करेंगे। जिसमें संगम ग्रंथों के 3 प्रमुख राजवंशों का उल्लेख मिलता है, चोर, चेल और पांडे राजवंश का, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो उस पहले परिचय में हम इन सब चीज़ों को देख लेते। संगम काल में दक्षिण भारत की पहली शताब्दी, ध्यान रखिएगा, पहली शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी के अंत के बीच की अवधि को संगम काल बोला गया, और इसी कालखंड के रूप में हम सारे अध्यापन करते हैं। प्राचीन तमिलनाडु में तमिल जो संगम थे, 3 जो संगम हुए, जो तमिल कवियों के समागम अर्थात मेल मिलाप के क्षेत्र को कहा गया, और जिनमें लोकप्रिय रूप से क्या कहा, मुंचगम कहा गया। मुंचगम अगर कहीं प्रश्न पूछ दे तो ध्यान रखिएगा, तमिल जो 3 संगम हुए थे तमिल क्षेत्रों में, उसी को मुंचगम कहा गया। ये संगम पांड्यों के शाही संरक्षण में फले फूले। तो किसके शाही संरक्षण में फूले? पांड्यों के शाही संरक्षण में फले फूले थे। अशोक के दूसरे और तीसरे 13वें शिलालेख में ध्यान रखिएगा,
अशोक का दूसरा और जो 13वां शिलालेख था, दक्षिण भारत के 4 पड़ोसी राज्यों का नाम मिलता है, चोर, चेल और पांड्य सत्यपुत्र। तो जो चेर हुआ करते थे कहाँ, मालाबार के केरल पुत्र के क्षेत्र में होते थे। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, अशोक के शिलालेखों में भी इनकी चर्चा होती है। मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, पेलनी, जो टॉलमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिम और जो दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापारिक संपर्कों का उल्लेख करते हैं अपने अध्ययन सामग्रियों में, अपने लेखों में। तो इस तरीके से देखते हैं कलिंग के खारवल जो गुफा अभिलेख है, जो हाथी गुफा अभिलेख है, उसमें भी तमिल राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो विभिन्न स्रोतों से हमें तमिल जो राजवंश है उसकी चर्चा मिल जाती है। तो इसके लिए हम जो तथ्य जो हमारे पास थे उसको हम उसी को आधार पर बनाकर संगम साहित्य को देखते हैं। तो अगर हम संगम साहित्य को देखें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, संगम साहित्य प्राचीन जो दक्षिण भारत का इतिहास है, यानी तमिलकम का मुख्य स्रोत है। जो तमिलकम है उसका मुख्य स्रोत दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में हम देखते हैं। इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी अर्थात ध्यान रखिएगा के दौरान संकलित किया गया था। प्रेम और युद्ध के विषयों के आसपास काव्यात्मक प्रारूप से रचा गया। अर्थात इन जो दक्षिण भारत में संगम साहित्य में जो रचनाएं हुई उसका मुख्य विषय वस्तु क्या था, प्रेम और युद्ध का क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा, विषय के तौर पर नहीं याद रखिएगा आप लोग। संगम जो शाही संरक्षण के तहत आयोजित तमिल कवियों का समागम या सभा हुआ करता था, जिसे हम लोग तमिल संगम कहे थे संगम युग के संदर्भ में। तो ध्यान रखिए, तमिल जब कवियों का एक संगम मदुरई की राजकीय संरक्षण में फला फूला। लगभग 9,990 वर्षों के लंबे अंतराल पर 3 संगम आयोजित किए, जिसमें 8598 कवियों ने भाग लिया। इसके प्रमुख संरक्षण लगभग 197 पांडे राजा थे। तो इस तरीके से देखिए, पांड्यों के संरक्षण में संगम कराए जाते हैं, कवियों का आवागमन कराया जाता है और लेख लिखे जाते हैं, बहुत से साहित्य लिखे जाते हैं, जिसके तमिल साहित्यों का एक बृहद श्रृंखला स्टार्ट हो जाती है। उसी में संगम साहित्य के तमिल ग्रंथ जो है, जो तोल्कापियम, एतुगोई, 8 काव्य संग्रह जैसे पट्टू पतु, 10 ग्राम काव्य या पादी नेन किल कुकुनुक। ध्यान रखिएगा, 18 लघु काव्य है, 3 महाकाव्य आते हैं। तो प्रमुख तमिल साहित्य के इन तीनों काव्य को PYQ में प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप इसे देखेंगे। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। तोल्कापियम के बारे में बात करें, इसकी रचना तोल्कापियर ने की थी, जो तमिल व्याकरण के तौर पर विख्यात है। तो तमिल व्याकरण कौन है? तोल्कापियम। इसे याद रखिएगा, PYQ में आप इसे जरूर पढ़िएगा। महाकाव्य की बात करें तो महाकाव्य इस कालखंड में कौन कौन लिखे गए थे? शिल्पादिकरम, जो रत्न जड़ित नुपुर, इसका लेखक इनलोंगोल था। ध्यान रखिएगा, चोल शासक करिकाल का पौत्र था या उसके द्वारा लिखा गया था। इसके बाद मणि मेखले, याद रखिए, इसकी रचना कवि सतनार के द्वारा की गई थी। तो लेखक का नाम जरूर याद रखिएगा, सतनार के द्वारा की गई थी। लास्ट इसका याद रखिएगा, शिव जो सिंदामणि है उसको तिरुत करकेदेवर के द्वारा लिखा गया था। तो इस तरीके से 3 महत्वपूर्ण तमिल साहित्य है जिसे आप लोग देखते हैं। संगम क्षेत्र की बात करें तो संगम कब कब हुआ था, इसे क्रम के तौर पर हम देखें तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय संगम। तो स्थान मदुरा, दूसरा अलवे याद रखिएगा, या कपाटपुरम। इस तरीके से PYQ में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इसे दोनों का नाम याद रखिएगा। या उत्तरी मदुरा नाम याद रखिएगा। अध्यक्ष इस समय कौन थे? अगस्त ऋषि। कहने का अर्थ यह है, अगस्त कुल के लोग इसके ऋषि हुआ करते थे, वंश के लोग क्या होते थे? इसके ऋषि, आपको इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रमुख प्रकाशित अगर ग्रंथ की हम बात करें, प्रथम संगम में जो परिपाडल, मधुनोर या अकितुयर, करिलियावियर आदि काव्य ग्रंथों की प्रकाशन किया गया। द्वितीय संगम में आपको अगित्यम, कली या ब्यालमाले या कुरुक नाम का आपको प्रकाशित ग्रंथ किया गया था। तृतीय संगम जो तोल्कापियर के या नकीरर महाकवि के नेतृत्व में अध्यक्षता हुई थी, इसमें ध्यान रखिएगा, एक परिपंडाल का नाम जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरीके से तीनों संगम में महत्वपूर्ण स्थान, अध्यक्ष, प्रमुख प्रकाशित ग्रंथ को आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करें, संगम साहित्य जो थे उसको दो समूहों में विभाजित किया जाता। पूरा संगम साहित्य की जो रचनाएं की गई थी उसको दो प्रमुख रचनाएं, एक वर्णनात्मक ग्रंथ के तौर पर हम बात करते जो वर्णन करता है वर्णनात्मक ग्रंथ के तौर पर, जैसे मेल जो कानकू है 18 प्रमुख कृतियों में, जिसमें एथिको गई 8 लंबी कविताओं का संग्रह है, पुट्टू पट्टू 10 छोटी कविताओं के शामिल किया गया। आख्यान ग्रंथों की वीर काव्य माना जाता है, जिसमें वीरों और युद्धों का गुणगान किया गया। दक्षिण भारत में राज निर्माण के विचार प्रस्तुत किए गए। तो इस तरीके से देखते हैं वर्णनात्मक जो ग्रंथ था, जो वर्णन किया गया है, उसके कुछ तथ्य आप देखते हैं। उपदेशात्मक ग्रंथ है जिसमें जो उपदेश दिए गए थे, जिसमें किल कुनुकु कहा गया। ध्यान रखिए 18 छोटी कृतियों जिसमें तिरुकुलर नालदियार शामिल किए गए थे। ये ग्रंथ राजाओं और समाज के लिए आचार संहिता का निर्धारित करती थी। देखिए दक्षिण भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग होगा, क्योंकि यह तमिल भाषा में लिखी गई थी, कन्नड़ भाषाओं में लिखी गई थी। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण है, जिसको मैं बोल दूंगा PYQ, उसे याद कर लेना है। 2-3 बार आप रिवाइज कीजिएगा, ऑटोमेटिक ये सब नाम याद होने लगेंगे। क्लियर है? इसलिए नाम को लेकर थोड़ा सा डरिएगा मत, नहीं तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। यहाँ से दक्षिण भारत के इतिहास से 1-2 प्रश्न जरूर होता है आपके एग्जाम में। अगर महत्वपूर्ण संगम साहित्य की हम बात करें, जिसमें शिल्पाधिकरम की नाम सबसे पहले आता है, तो जो इलंगो है आदिगल द्वारा लिखी गई थी। यह जो कोलन कनग्गी और माधवी के प्रेम संबंधों के बारे में बताता है। बाद में दक्षिण भारत के एक कनगंगी पंथ विकसित होती, इसी ग्रंथ के शिल्पाधिकरम में चर्चा मिलती है। तो यह प्रेम ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा क्या है प्रेम ग्रंथ। जैसे मालविकाग्निमित्र कालिदास का है प्रेम ग्रंथ, वैसे यह भी एक प्रेम ग्रंथ है दक्षिण भारत के 2 जोड़ियों का, जिसमें हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में, जब मली मेखलई का बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा सत्यलाई सतनार द्वारा रचित की गई है। अगली पीढ़ी में जो शिल्पाधिकरम की कहानी चलती है, और मलई मेखलाई माधवी और कोनन की बेटी की कहानी इसमें दी गई। इससे जो आपको ध्यान रखिएगा, मली मेखलाई और माधवी और कोनन की जो बेटी थी उसकी कहानी बताई जाती है, और आपको इसके वर्णन बेहतर तरीके से देखने को मिलता है। अगर हम तोल्कापियम के बारे में बात करें तो तोल्कापियर के द्वारा लिखा गया था। ध्यान रखिएगा लिखित दूसरे संगम काव्य है। यह मूल रूप से तमिल व्याकरण है और काव्य पर एक कृति लिखी गई है। तो तोल्कापियम, ध्यान रखिएगा तोल्कापियम यही है, तोल्कापियर यही है। ध्यान रखिएगा इनकी पुस्तक तोल्कापियम है, कारण आपको तमिल भाषा में लिखी हुई है तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, तो ध्यान रखिएगा यह एक तमिल व्याकरण है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरुकुलर, ध्यान रखिएगा दर्शन से संबंधित है, जो तमिल दर्शन थे उससे संबंधित थे, तिरुवल्लुर द्वारा लिखी गई थी। तो इस प्रकार लेखक का नाम याद रखिएगा। और यह सब सारे टॉपिक है ना जो स्लाइड में आपको दिख रहे हैं पॉइंट, वो PYQ में आपको जरूर देखने को मिलेगा। PYQ रिवाइज कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे। जीवक चिंतामणि, ध्यान रखिएगा मदुरै स्थित एक जैन सन्यासी तिरुत कल्वेश्वर, ध्यान रखिए 10वीं शताब्दी द्वारा लिखी गई थी। जो महाकाव्य एक राजकुमार अलौकिक काल्पनिक कहानियां हैं, जो कलाओं का पूर्ण स्वामी, उत्तम योद्धा, असंख्य पत्नियों वाला पूर्ण प्रेम का यह व्याख्या करता है जीवन चिंतामणि। तो इस तरीके से यह भी एक प्रेम ग्रंथ के तौर पर देखा जाता है, या महाकाव्य की श्रेणी में इसे रखा जाता है। अगर हम बात करें कुंडेलकेशी, ध्यान रखिएगा ये एक नामक व्यापारी जाति का एक हिंदू और जैन लड़की के बारे में, या जैन यह स्पष्ट नहीं है पर हिंदू या जैन लड़की थी, या जिसमें एक दुखद प्रेम कहानी की चर्चा मिलती है, जिसकी मौत की सजा बौद्ध अपराधी कलन से प्यार हो जाता है। ध्यान रखिएगा यही देखिए यहाँ पर आपको कुंडलकेशी बौद्ध विष्णु की कहानी देती है, जिसमें पहाड़ से इसे गिराते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार से दुखद एक प्रेम कहानी के तौर पर इसे दक्षिण तमिल क्षेत्रों में पढ़ा जाता है साहित्य के तौर पर। वलियापति यह 5 महान तमिल महाकाव्यों में से एक है। एक ऐसे पिता की कहानी जिससे 2 पत्नियां थी, उसके पूरे सांसारिक जीवन की चर्चा मिलती है वलियापति में। तो इस तरीके से तमिल भारत के जो तमिल क्षेत्र है उसके संगम साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण लेखों को आप देख लेते हैं। अब दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले पल्लव को हम देखेंगे।
ध्यान रखिएगा, यह इसने क्या किया था, इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ करके उसका जगह पर पल्लव राजवंश की स्थापना करते हैं। इक्ष्वाकु वंश को इसने क्या किया था, बाहर किया था। पल्लव का अर्थ होता है लता। यह शब्द टोंडाई, ध्यान रखें, रूपांतरण जो लता का ही वाचक है टोंडाई से हुआ है। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न कभी पूछा जा सकता है। तो टोंडाई का रूपांतरण यह माना जाता है। संभवतः पल्लव की स्थानीय जनजाति थी, उस क्षेत्र की, तमिल क्षेत्र की स्थानीय जनजाति मानी जाती है। और टोंडाई नाडु अर्थात लताओं के देश में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। पल्लवों ने अपनी राजधानी कांची, महाबलीपुरम, मामल्लपुरम, आधुनिक कांचीपुरम में बनाई। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, कांची आपको आधुनिक कांचीपुरम, जिसे कांची अभी बोला जाता है, इस क्षेत्र को क्या किया गया, आपको पल्लव राजवंश का क्षेत्र बोला गया। क्लियर है। तो इस तरीके से देखिएगा, यह पूर्वी तट पर स्थित राजवंश था। पूर्वी तट हमारा भारत का था, उस पर स्थित यह राजवंश था। पल्लव अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित पुलिंदों के समान माने गए, अर्थात पुलिंदों के समान इसको शिलालेख में माना गया। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहन राजवंशों के ग्रहण के बाद उन्हें प्रमुखता से मिली, जिसके अधीन पल्लवों ने सामंतों के तौर पर कार्य किया था। यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस तरीके से पल्लव जो दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार के प्रमुख प्रसारक में सहायक हुए। तो दक्षिण पूर्व एशिया अर्थात हम जब जाते हैं इंडोनेशिया, जकार्ता, इस सब क्षेत्रों में जाते, सिंगापुर जैसे क्षेत्रों में जाते हैं, तो दक्षिण पूर्व एशिया में पल्लव राजवंश ने अपनी भारतीय संस्कृति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो इस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं, स्पष्ट होते हुए नजर आता है। पल्लव के प्रमुख शासक कुछ थे, प्रमुख शासक जिनको नाम याद रखना चाहिए। वब्देव यह पल्लव वंश का क्या था, संस्थापक था। सिंह विष्णु इसे पहला महत्वपूर्ण पल्लव राजा माना गया। पुरातात्विक स्रोतों से पता चलता है वे वैष्णव थे। तो वैष्णव सिंह विष्णु को माना गया है। और यह PYQ में प्रश्न पूछेगा। सी विष्णु, देखिए शिलाओं को काटकर बनाया गया था, यही सी विष्णु है। इनके सारे बाद के अनुयायी माने गए, श्री विष्णु के तौर पर इसे बताया गया है। अब किरातु जर्नियम और 10 कुमार चरित्रम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे या दरबारी कवि थे। तो ध्यान रखिएगा, किसके कवि, भारवी श्री विष्णु के दरबारी कवि थे। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण लेखकों का भी वास हुआ करता था। आगे हम बात करें इसी में दक्षिण भारत के महेंद्र वर्मन प्रथम। अब इस शासक को नाम जरूर याद रखिएगा, इसने बहुत उपलब्धियां हासिल की थी भारतीय संस्कृति कला में। तो महेंद्र वर्मन 600 से लेकर 600 ईस्वी के बीच अपना शासन व्यवस्था चलाते हैं, जिनमें चालुक्य राजा जो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करते हुए और उपाधियां धारण करते गुणभर, सत्यसंध, चट्टाकारी, मंदिर निर्माता, चित्रकार पुली अर्थात चित्रकार, विचित्र चित्त या मत विलास जैसे उपाधियां धारण करते हैं ये। और महेंद्र वर्मन, ध्यान रखिएगा, रॉक जो कट मंदिर निर्माण का शुरुआत इन्हीं के शासनकाल में होता है, जो मंडाग पट्टुक शिलालेख में यह देखने को मिलता है। अर्थात कहने का मतलब कि शिलाओं को काट कर मंदिरों का निर्माण करना, बड़े बड़े पत्थरों को काट कर आपको मंदिर निर्माण करना, यह पूरा पत्थर ही था, उसे काट कर मंदिर का निर्माण किया गया। रॉक कट मंदिर का निर्माण महेंद्र वर्मन प्रथम के काल में हुआ था, इसे याद रखिएगा। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, यह भी मंदिर बड़े पहाड़ों को काटकर बनाया गया। तो रॉक कट जो मंदिर है, बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर मंदिर निर्माण कला की शैली आपको महेंद्र वर्मन प्रथम के काल में ही देखने को मिलती है। यह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्हें चित्रकारी, संगीत, साहित्य विशेषज्ञता प्राप्त थी। इन्होंने संस्कृत में, ध्यान रखिए, एक व्यंग्य नाटक मत विलास प्रहसन की रचना की। तो आपको ध्यान रखना, मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी, महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा की गई थी। तो इस तरीके से PYQ में यह प्रश्न देखा जाएगा, आप लोगों को पूछा गया है। कुड्डू मियाँ मलाई के संगीत अभिलेखों का श्रेय इसी को दिया जाता है। तो इस तरीके महेंद्र वर्मा एक विचित्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन। यह भी महत्वपूर्ण शासक हुआ, जिसने कूरम ताम्रपत्र शिलालेख के अनुसार मणिमंगलम की लड़ाई चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को इसने हराया। नरसिंह वर्मन प्रथम, इसी तरीके इनका फेस था, बड़ी टोपी पहनते थे ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से ममलान महान पहलवान कथित उपाधि धारण की। तो ममलान याद रखिएगा।
जो मामल्लपुरम है या महाबलीपुरम के संस्थापक इनको माना जाता है। उनके शासनकाल के दौरान अखंड रथों का निर्माण किया गया। चालुक्य की राजधानी वतापी को जीतने का जीता था उन्होंने, इसलिए वतापी कोंडा की उपाधि धारण की। तो उपाधि चालुक्य के वतापी जो के चालुक्य थे और जो जिनकी राजधानी को इन्होंने जीता था, इसलिए इन्होंने क्या किया, वतापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट उसने श्रीलंका के 9 सैनिक अभियान भेजा। श्रीलंका के राजकुमार मन वर्मा के सिंहासन को बहाल किया। चीनी यात्री बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग उनके शासन में कांची का यात्रा करता है। तो आपको यहाँ से PYQ प्रश्न देखने को मिलेगा। श्रीलंका में 9 सेना अभियान किसने किया था? ये सब UPPCS UPSC जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आप लगातार इन्हें प्रयास कीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें, नरसिंह वर्मन द्वितीय जो 695 से लेकर 728 ईस्वी तक शासन व्यवस्था किया अपना। राजसिंह के नाम से भी जाना जाता था। शंकर भक्त था, अगम प्रिया आदि की उपाधि इसने धारण किया था। इसने चीन में दूतावास भेजा। अपने कला वास्तु कला के लिए विचित्र रुचि रखता था। सौर मंदिर, कैलाश नाथ मंदिर इसके शासनकाल में बनाए। देखिए कैलाश नाथ मंदिर यही है, देख सकते कितना विविध चित्रकला वास्तुकला आपको निर्माण यहाँ देखने को मिलेगा। मूर्तियों का निर्माण जो किया गया है, कितना बेहतर उच्च तकनीक रहा होगा। सोच के देखिएगा आप लोग कि वर्तमान में इस तरह के मंदिर निर्माण करना हमारे जो वर्तमान जो गैजेट है उससे कहीं बेहतर यहाँ पर किए गए हैं। इस तरीके से देखते नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में कैलाश मंदिर का निर्माण होता है। संस्कृत के विद्वान डंडिनी के दरबार में हुए करते थे। यहाँ से PYQ प्रश्न आपको पूछा गया है कि डंडिनी किसके शासनकाल में दरबारी कवि थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल के दरबारी कवि थे। हम नेक्स्ट देखेंगे इसी में पेंडु वर्नार या को संरक्षण मिला जिन्होंने महाभारत को तमिल में अनुवाद किया। यह भी प्रश्न आपको पूछा जा चुका है कि महाभारत का तमिल अनुवाद किसने किया था? पेरू देव नानार के द्वारा। तो इसका नाम आपको याद रखना है। पल्लव वंश का अंत चोल राजा आदित्य प्रथम ने अंतिम पल्लव शासक को पराजित करके हराया था और उससे चालुक्य वंश की स्थापना होती है। चालुक्य वंश ध्यान रखिए, बादामी का चालुक्य होता है, एक वेंगी का चालुक्य, 2 शाखाएं इनकी मिलती हैं। तो इस तरीके बादामी के चालुक्य की हम बात करें तो जयसिंह वतापी चालुक्य वंश का संस्थापक था। इसने सिंह कंदम्बों के अधीन शासन किया था। देखिए रिवीजन सीरीज है, इसलिए चीज़ों को समझने का प्रयास से ज़्यादा बेहतर होगा उस परीक्षा उपयोगी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेना। इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा। दक्षिण भारत के इतिहास को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा क्योंकि कुछ शब्दों का, कुछ नामों का थोड़ा दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को, इसलिए कुछ 2-3 दफ़ा आप इसे रिवाइज करें। इसका PDF आपको ऐप पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो इसे लाभ ले लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम वतापी की जब बात करते तो वतापी का जो साम्राज्य था, बादामी जो चालुक्य थे, उसका जो साम्राज्य था आप देख सकते हैं कि इन क्षेत्रों में था। वर्तमान क्षेत्र में हम बात करें तो इस तरह के दक्षिण भारतीय राजवंश के तौर पर एक प्रमुख रहा था यह। उसके बाद हम इसकी पुलकेशियन प्रथम की चर्चा करेंगे, जिसमें बात होगी बादामी के जो चालुक्य का उत्कर्ष पुलकेशियन फर्स्ट के समय हुआ था। उसने बीजापुर के निकट वतापी या बादामी को अपनी राजधानी बनाई। तो बीजापुर आपको देख सकते हैं, आपको इस तरीके से इस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाता, अपना राजवंश बनाता। कीर्तिवर्मन प्रथम इसने कदम्बों को नष्ट कर दिया और गोवा पर अधिकार बना दिया। तो इस तरीके से PYQ में प्रश्न पूछा UPPCS में, तो इसे ध्यान रखिए। गोवा पर किसने अधिकार किया था? कीर्तिवर्मन प्रथम ने किया था। गोवा कहाँ है? आपको यहाँ पर गोवा है। नेक्स्ट तरीके से याद रखना है। चलिए आगे हम बात करेंगे पुलकेशियन द्वितीय जो 609 से लेकर 642 ईस्वी तक क्या करता है? इस राजवंश का शासन करता। महान शासक था इस वंश का, जिसने हर्ष के विजय के अभियानों को नर्मदा नदी के तट पर रोका हुआ था। जो हर्षवर्धन था, हर्ष के जब शासन व्यवस्था पढ़ते हैं तो पुलकेशियन द्वितीय के साथ युद्ध होता है। हर्ष को यह पराजय कर देता है, नर्मदा के नदी तट पर ही इसके विजय को रोके रखता है। उसने जैन मत मानने वाले थे रवि कीर्ति के से एहोल अभिलेख लिखवाए। उसकी भाषा कौन थी? संस्कृत, और लिपि क्या थी? ब्राह्मणी थी। तो ध्यान रखिए रवि कीर्ति इनके द्वारा लिखा, मतलब रवि कीर्ति की लिखी जो अभिलेख है एहोल अभिलेख, इसके ही गुणगान करता है पुलकेशियन द्वितीय का। इस तरीके से इनके साक्ष्य को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कीर्तिवर्मन सेकेंड इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे राष्ट्रकूट का शासक दंती दुर्ग के द्वारा पराजित कर अपनी सत्ता को स्थापित करता है। तो राष्ट्रकूट शासन जब मेडावल में हम जाएंगे तो मेडावल काल में अच्छे से हम पढ़ेंगे उसको, राष्ट्रकूट को, चोल को, पांडे को, इस तरीके से भी हम देखेंगे।
चालुक्यों का जो योगदान है, ध्यान रखिएगा, वास्तुकला क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। दक्कन का बेसर शैली अर्थात द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिश्रण जो हुआ था, बेसर शैली का, यह विकास होता है चालुक्य के शासनकाल में। ऐहोल का मंदिर जो शहरों का मंदिर बोला जाता था, उसे 70 मंदिरों का निर्माण साक्ष्य मिले हैं। 4 दर्शनीय, जिसमें लांड खान मंदिर, हसी मल्लीगुड़ मंदिर, दुर्गा मंदिर, मेगुती का जैन मंदिर, इस तरीके से 4 मंदिरों का नाम याद रखिएगा। बादामी का मेलागीती शिवालय आपको इसके शासनकाल में देखने को मिलता है। पट्टदकल, याद रखिएगा, एक टर्मोलॉजी है जिसका अर्थ होता था राज्याभिषेक का पत्थर। यह विशिष्ट आरंभिक चालुक्य वास्तुकला के विकास के चरण का परिणाम माना जाता है। इस तरीके से चीज़ों को आप समझने का प्रयास करें। विरूपाक्ष मंदिर, इसे विक्रमादित्य सेकंड की रानी लोक महादेवी के द्वारा बनाया गया था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है विरूपाक्ष मंदिर, और यह PYQ में पूछा गया है। विरूपाक्ष मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया? तो विक्रमादित्य II के शासनकाल में बनाया गया था। अगर हम विरूपाक्ष मंदिर को देखें तो विरूपाक्ष मंदिर की वर्तमान स्थिति आप देख सकते हैं, कितना सुंदर और मनोहर है, जो आपको कब बना है? आपको चालुक्य के शासनकाल में बना हुआ है। अब नेक्स्ट है त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर, इसे विक्रमादित्य द्वितीय की दूसरी रानी जो त्रिलोक महादेवी थी उसने बनाया था। इस तरह चालुक्यों का योगदान आप देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेंगी का चालुक्य, जो महत्वपूर्ण रूप से वेंगी का चालुक्य देख रहे हैं आप। वेंगी का चालुक्य यह राज्यवंश था, इतना छोटा राजवंश था पर महत्वपूर्ण राजवंश था। इसने 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। पुलकेशन द्वितीय ने आंध्र को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को दिया, जिसे वेंगी के चालुक्य की स्थापना की। तो वेंगी के चालुक्य की स्थापना किसने की? विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया। इस तरीके से इस वंश का नाम याद रखिएगा। इस वंश ने अन्य महत्वपूर्ण शासक थे, जिसे हम विजयादित्य कहते हैं, विष्णुवर्धन 4 कहते हैं, विजयादित्य 2 कहते हैं, विजयादित्य द्वितीय कहते हैं, गुणम भीम प्रथम बोलते हैं। तो वेंगी के चालुक्य कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए थे। विक्रमादित्य जो 6 थे, इस वंश का महान शासक था, और विक्रमांक देव चरित के लेखक बिलहन और मिताक्षर के लेखक विज्ञानेश्वर इसके प्रशय आपको इसके शासनकाल में देखने को मिलता है, जिसने प्रशय दिया विद्वानों को अपने शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट के तौर पर हम देखेंगे कि सोमेश्वर III के काल में चालुक्य राज्य बिखरने लगा और अभिलाषी परिवर्तन चिंतामणि अर्थात मानसोलहास विश्वकोश की रचना इसके कारण सर्वज्ञ ही कहा गया। इसके बाद और भी चीज़ें उभर कर सामने आती। चोल शासन को हम देखेंगे और यह महत्वपूर्ण राजवंश के तौर पर उभरता है। इसकी राजधानी पहले उरेर थे, ध्यान रखिए, उसके बाद तंजौर या पुहार हो जाता है अंतिम दिनों में। इस क्षेत्र पेनार और बेलार नदियों के बीच की जो पांड्य का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उसे आपको चोल साम्राज्य बोला जाता है। इसका प्रतीक क्या था? बाघ था। व्यापार और उद्योग के केंद्र कौन थे? कावेरीपट्टम, उबेर और अरकामेडू अर्थात पुदुचेरी। और यह PYQ सभी जगह से पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। इसके प्रतीक को पूछा है, क्षेत्र को पूछा है, इसकी राजधानियों से प्रश्न पूछा, महत्वपूर्ण बंदरगाह उद्योग केंद्र से प्रश्न पूछे। कई संगम कविताओं में वेनी की लड़ाई का उल्लेख मिलता है, जहाँ चेर, पांडे और 11 छोटे सरदारों के संघ के बीच को हराया था। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। एलारा सबसे पहले ज्ञात राजा था। इसने श्रीलंका विजय प्राप्त की और उस पर लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। करिकाल सबसे महान शासक था इस वंश का, जो पुहार की स्थापना करता, कावेरी नदी के सिंचाई टैंक बनवाता है और ताकि खेती के वन क्षेत्रों को देख सके। अब ध्यान रखिएगा, हम जब चोला की बात करते हैं ना, मेडावल के संदर्भ में, जब शुरुआती मेडावल होता उसके कालखंड में, तो ट्रेड रूट के तौर पर हम देखिए कहाँ तक गए हुए थे, जापान तक गए हुए थे। जो चोला एम्पायर था कहाँ था? चोला एम्पायर इस क्षेत्र में था, श्रीलंका के कुछ क्षेत्र में। और चोला इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ था, इसके प्रभाव कहाँ कहाँ क्षेत्र थे? तो आप देख सकते हैं भारत के बंगाल होते हुए, आपको म्यांमार के क्षेत्र होते हुए, दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत से क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है। तो एक बृहद साम्राज्य की स्थापना चोल के द्वारा की जाती है।
जब हम चोलों के बाद पांड्यों को देखते हैं तो इसकी राजधानी मदुरै थी, व्यापार और उद्योग का केंद्र माना गया और यह क्षेत्र प्रायद्वीपीय का सबसे दक्षिणी और दक्षिण पूर्व भाग था। जो हम बात करते हैं पांड्य की ना, तो वर्तमान केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का कुछ क्षेत्र आता है। तो इस तरीके से देखते हैं प्रायद्वीपीय सबसे दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग का जो क्षेत्र था वो पांड्यों का हुआ करता था। इसका प्रतीक जो चिन्ह था कार्प या मछली हुआ करता था। पांड्यों के रोमनों के साथ व्यापारिक संबंध थे। उनका उल्लेख सबसे पहले मेगास्थनीज के द्वारा दिया जाता है। रामायण और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है और इस तरीके से चीज़ों को आपको देखने को मिलता है कि हमारा दक्षिण भारत कितना समृद्ध और कितना संतुलित और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ जुड़ा हुआ था। अपने राज्य में धन और समृद्धि के साथ जाने माने वाले नेदुन जेलियन का सबसे प्रमुख पांड्य शासक माना गया, जो मदुरै कलाजी गुमुंडगी मारुथिनार द्वारा लिखी गई थी, जो कोरकई के फलते फूलते बंदरगाह की सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन करती है। तो इस तरीके से पांड्य राज्य भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट के तौर पर हम देखेंगे कि चेर के राजधानी कहाँ थी, वंजी मालाबार क्षेत्र में थी। चेर देखिए, ध्यान रखिएगा, जो चेर राजवंश था, चेर राजवंश इस तरीके से थे। चेर के राजवंश का वंजी मालाबार तट देखते हैं, मालाबार तट, यह मालाबार तट है, तो यह मालाबार तट इसका राजधानी हुआ करता था। महत्वपूर्ण बंदरगाह टोंडी या मुसरी हुआ करता था। क्षेत्र पश्चिम उत्तर पांड्य क्षेत्र होता था। प्रतीक धनुष और वाहन इसका प्रमुख प्रतीक था। सेन गुटवन लालचेर सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ इस वंश का, जो कन्नगी पट्टनी बंद पंथ की स्थापना करता और कन्नगी पूजा का वस्तु बन गई। अब वह चीन के राजदूत भेजने वाले दक्षिण भारत का पहला राजा बनाती। या पीटी फैक्ट याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इस तरीके से याद रखना। चीन में राजदूत भेजने वाला प्रथम दक्षिण राजा कौन था, चेर का, आपको सेन गुटवन। इस तरीके से महाकाव्य शिल्पाधिकरम सेन उपलब्धियों का वर्णन करता, अत्यधिक नैतिक सदाचारी होने के लिए प्रतिष्ठा का आनंद करता। गजबाहु अपने समकालीन श्रीलंका के राजा हुआ करते थे और करूर और मुजरीसपट्टम याद रखें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करते थे। और यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, PYQ में आप पलट के बार देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। रोमन मुजरीसपट्टनम में बस गए थे, कुछ रोमन आए थे तो कहाँ बसे थे, चेर राज्यों के साम्राज्य में, मुजरिसपट्टम। ध्यान रखिएगा, रोमन सम्राट अगस्तक के मंदिर का निर्माण यहाँ होता है। इस तरीके से आगे तमिल क्षेत्रों में रोमनों का वास शुरू होता है। चोलकालीन शासन प्रशासन क्या था, शासन प्रणाली, तो चोल शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक था, राजा का शासन था। इस तरीके से आप देखते हैं राजतंत्र का राजा जो वंशानुगत होता था, आधार पर सत्ताधिकारी प्राप्त होता था। राजा चोल शासन प्रशासन सर्वोच्च अधिकारी होता था। अब साम्राज्य जो है मंडलम, याद रखिए, मंडलम नाडु जिसे प्रांत कहा जाता, ऊर जिसे कस्बा कहा जाता, सिरूर छोटा गांव, पेरूर बड़ा गांव में विभाजित था। इस तरीके से आप देखते हैं छह साम्राज्य पूरा 6 स्तरों में बटा हुआ था, मंडल, नाडु, ऊर, सिरूर, पेरूर। तो इस तरीके से याद रखना है आपको, कुल क्षेत्रों में बटा हुआ था। अब महत्वपूर्ण चोल शासकों के प्रशासनिक इकाई की हम बात करें तो मंडलम सबसे पहले प्रांत बोला जाता था, कोट्टम कमिश्नरी हुआ करता था, नाडु जिला, कुर्रम ग्रामों का संघ इसको बोला जाता था। इस तरीके से इसका वर्गीकरण किया गया था। प्रत्येक राजवंश एक शाही प्रतीक था, जिसमें चोलों के लिए बाघ, पांड्यों के लिए मछली, चेरों के लिए धनुष के तौर पर था। यहाँ से PYQ प्रश्न पूछा गया, यहाँ से भी प्रश्न PYQ में आपको दिखेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ प्रीवियस ईयर पर कमांड कर लीजिए। अगर वो गलत प्रश्न हो जाता है जो पहले से कहीं कहीं प्रश्न पूछा हुआ है, तो आपके सिलेक्शन के रेट को वो कम कर देता है। इसलिए PYQ को अच्छे तरीके से देखिए, समझिए और टॉपिक के अनुसार चीज़ों को पढ़िए वही जो एग्ज़ाम में आए। एक्स्ट्रा आलतू फालतू पढ़ने की चीज़ें की आवश्यकता नहीं है। अगर हम राजस्व प्रशासन की बात करें आपको चोलकालीन, तो करई भूमि कर, उल्गू सीमा कर, शुल्क जो था सीमा शुल्क, अराऊ जबरन उपहार अतिरिक्त मांग था, या इराई सामंतों द्वारा दी जाने वाली श्रद्धांजलि। और यहाँ से प्रश्न PYQ में आपको करई से पूछा जा चुका है, उल्गू से प्रश्न पूछा जा चुका है, इराई से प्रश्न पूछा जा चुका है, वरियार याद रखिए क्रय संग्रहकर्ता, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब चोल शासकों के हम प्रशासनिक इकाई की बात कर चुके हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा इसके
कुछ टर्मोलॉजी जिसमें उर की बात की जाती है। उर एक समान प्रकार का ग्राम सभा था जो अपने ग्राम, पुर और नगर दोनों में सम्मिलित था। इसकी कार्य प्रणाली सीमित थी जिसे आलुंगनम कहा जाता था। इसका प्रमुख कार्य क्या था? अपने प्रतिनिधियों के दस्तावेजों के मसौदा तैयार करके लिपिबद्ध कराना। तो इसका प्रमुख कार्य क्या था? मसौदा तैयार कराना, लिपिबद्ध कराना था इसका कार्य। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखते सभा। यह मूल रूप से अग्रहारों तथा ब्राह्मण बस्तियों की संस्था थी। इसे पुरुगिरी कहा जाता था, जो इसके सदस्यों को पेरू मकलम कहा जाता था। नगरम कौन होता है? यह व्यापारी समुदायों का एक सभा हुआ करता था। इस तरीके से चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा था, जिसमें मंडलम कहा जाता था। मंडलम, ध्यान रखिए, मंडलम प्रशासन से लेकर ग्राम प्रशासन तक शासकीय कार्यों के सहायता हेतु स्थानीय सभाएं होती थी, जिसे नाट्यम बोला जाता था, नगस्तार बोला जाता, श्रेणी पुग। और नट्टार में नाडु की स्थानीय सभा होती थी, नगस्तार में नगर की स्थानीय सभा होती थी, श्रेणी में व्यवसायियों की सभा होती थी, पुग में शिल्पियों की सेवा होती थी। तो यहाँ से PYQ प्रश्न आपको दिखेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखेगा। इसे आप जरूर कवर करने का प्रयास कीजिएगा। चोल काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या थी? स्थानीय ग्रामीण स्वशासन। और यहाँ से PYQ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखेंगे। चोल केंद्रीय पदाधिकारियों में उच्च जो पदाधिकारियों को पेसंदनम, ध्यान रखिएगा, उच्च जो पदाधिकारी होते थे उसे क्या कहा जाता था? पेसंदनम। और निम्न कोटि के अधिकारियों को सेरुतरम। तो इस तरह के 2 टर्मोलॉजी प्रशासनिक अधिकारियों को कराए गए थे, जो उच्च अधिकारियों को पेसंदनम और छोटे अधिकारियों के लिए, निम्न कोटि के अधिकारियों के लिए सेरुतनम। तो इस तरीके से याद रखिएगा, दोनों टर्मोलॉजी का नाम को याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें चोलकालीन राजस्व प्रशासन की। तो इसके तहत राजस्व प्रमुख अधिकारी को वरितोपत गकक कहा जाता था, जो भूमि के उपज का 1/8 भाग था, यह कर वसूला जाता था। चोल कला की मूर्तियों, धातु मूर्तियों, नटराज, शिव का कांस्य मूर्ति सर्वाधिक उल्लेखनीय। नटराज मूर्ति जिसे हम लोग कहते हैं निर्यात की वस्तुएं, मसलिन, कांच के मनके, मोती, चंदन, इत्र, काली मिर्च यथार्थ यवन प्रिया, कछुए का खोल, औषधियाँ और पशु और पक्षियों का निर्यात किया जाता था। आयात दूसरे देशों से लाया किया जाता था। सोना, चांदी, मुनगा, शराब, जैतून का तेल, सूखे मेवे, कच्चा कांच, हाथी दांत, तांबा, टीन, दवा और दास। इस तरीके से देखते हैं आयात निर्यात के वस्तु कौन कौन सी थी। चोल काल के प्रमुख कर थे, जिसमें हम सबसे पहले आयम का चर्चा देखते, जो राजस्व कर था। मर मजीगा डी, याद रखिएगा, उपयोगी वृक्ष कर था। कड में ध्यान रखिए, सुपारी पर, बागत पर कर लगाए जाते थे। मनईरे गृह कर था। कढ़े इरे जो व्यापारिक प्रतिष्ठान का कर था। इस तरीके से कड्डी में लगान कर था। तो इस तरीके से यह जो टर्मोलॉजी प्रमुख कर का था चोल कालीन में, इसे याद रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए, राजस्व से प्रश्न पूछे गए, गृह कर से प्रश्न पूछे गए, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जो कर लगाए थे वहाँ से प्रश्न पूछे गए। अब मगने में याद, लोह कर, कुम्हार, बढ़ई आदि पर पेशे पर लगाने वाला कर था, जिसे मग में कहा जाता था। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। समाज की स्थिति कैसी थी? 1 सेकेंड। समाज की स्थिति की बात करें तो तमिल लोग मुख्य रूप से देहाती थे, अर्थात गांव में बसने वाले लोग थे। प्रारंभिक जो महापाषाण जीवन के निशान संगम ग्रंथों में दिखाई देता है। सामाजिक वर्ग जो था, जिसे अरासर शासक वर्ग के तौर पर देखते थे। अरासर किनका प्रयोग होता था? शासक वर्ग के लिए। कडसियार निम्न वर्ग के लोगों के लिए। आंधनार पुजारी के लिए। वनीगर व्यापारिक और वाणिज्यों से जुड़े थे। और वेलालर कृषक को बोला जाता था। इस तरीके से सामाजिक वर्गीकरण था, जिसमें हर वर्ग के लोगों का अलग अलग नाम से बोला जाता था। मारुथम क्षेत्र में वेलार या धनी किसानों को बोला जाता था। कुछ सामाजिक जैसे पराथावर, पनार, अनाईनार, कम्बबर, मरावर, पुलैया और अन्य जो आदिम थोड़ा इगला, नागा, वेदर आदि आदिवासी समूह भी संगम युग में रहते थे। कुछ सामाजिक जो आदिवासियां समूह थी उस समय भी होता था, इनका नाम याद रखना है, कुछ आदिम जनजातियों का। तो इस तरीके से कुछ टर्मिनोलॉजी को याद रखना है। अगर महिलाओं की स्थिति की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इस समय कुछ स्थितियाँ खराब होती है, पर हालांकि उस समय महिला कवित्रियाँ हुआ करती, जैसे अवयार, नच्चे लेयार या ककई पादी नियार,
जैसी महिलाएं कवित्रियाँ होती थी। तमिल साहित्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देती है। सती प्रथा, इसमें प्रेम विवाह इसमें स्वीकार किया गया, क्योंकि प्रेम ग्रंथ पूरा संगम काल में प्रेम ग्रंथ ही हुआ लगभग ग्रंथ प्रेम ग्रंथ पर ही थे, प्रेम विचार विमर्श किया गया था। फिर भी विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार होता था, सती प्रथा प्रचलित था। इस तरह महिलाओं की स्थिति देखने को मिलती है। कुल मिलाकर जब हम बात करते हैं तो जब आप प्राचीन भारत में जो महत्वपूर्ण टॉपिक था 13 क्लास में समाप्त कर दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे अगले क्लास जब हम चर्चा करेंगे आधुनिक भारत में, उसके लिए आप लोगों को वर्क क्लास नोट दिया गया कि क्लास में क्या पढ़ के आना है। हम नेक्स्ट क्लास में आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे। जब आधुनिक समाप्त हो जाएगा, जो परीक्षा उपयोगी सबसे महत्वपूर्ण है पहले उस टॉपिक को समाप्त कर दिया जाएगा, उसके बाद जो शेष बचेंगे उसको कर लिया, जहाँ से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। इसी के आधार पर हम क्लासेस को शुरुआत करेंगे और जल्द ही इकोनॉमिक्स की क्लास एक हमारे अगले जो मेंटोर जुड़े हैं उनके द्वारा लिया जाएगा, बुधवार से लिया जाएगा। तो 2 क्लासेज आपको बीपीएससी टारगेट बैच के उपलब्ध होंगे और जल्दी क्लास को समाप्त किया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।